नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कमोडिटी शो। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं संजीव चोपड़ा साहब, फूड सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और महंगाई पर चूंकि आप लोग लगातार एक्शन के मूड में हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, महंगाई को लेकर। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, आगे बड़े त्यौहार हैं, दीपावली का त्यौहार है, दुर्गा पूजा है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या त्योहारों पर महंगाई काबू में रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। आने वाले जो फेस्टिव सीजन है उसमें सरकार नजर बनाए हुए है दामों पर। खाद्य तेल और खाद्य सामग्री की जो चीजें हैं उसमें पहले मैं अगर बात करूं चीनी की, तो चीनी के विषय में काफी अफवाहें फैल रही हैं कि बहुत कम प्रोडक्शन है, स्टॉक्स भी बहुत कम है, और उसके चलते कुछ जो तत्व हैं कुछ फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में प्राइस बढ़ाकर। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज की तारीख में हमारे देश में करीबन 83 लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध है, और ये 3.5 महीने की खपत के बराबर है। तो इसका मतलब कि आज भी हमारे पास 3.5 महीने की रिक्वायरमेंट उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि अगले महीने में क्रशिंग शुरू होगी और नई सीजन की चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में चीनी के विषय में कोई ऐसी रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट नहीं की जानी चाहिए कि हमारे पास शॉर्टेज है या स्टॉक्स कम हैं। और इसीलिए हमने चीनी की मिलों को भी ये कहा है कि वो अपना किन ट्रेडर्स को, किन होलसेलर्स को उन्होंने अपना स्टॉक बेचा है, उसकी जानकारी भी हमको दें, जिससे हम देख सकें कि अगर कोई एलिमेंट दामों में कुछ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी लाना या कुछ उसको मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, तो उस पर हम उचित कार्यवाही कर सकें। दूसरी बात करें तो गेहूं में हमने देखा कि पिछले एक महीने में एनसीडीएक्स में स्पॉट प्राइसेस में करीबन 4% की बढ़ोतरी आई है। और गेहूं भी हमारे देश में पर्याप्त है। ये विभिन्न लेवल्स में बताया जा चुका है कि अगर हम आज का स्टॉक देखें तो करीबन 255 लाख टन का गेहूं का स्टॉक देश में है। और हमारा जो नॉर्म्स रहते हैं 1 अक्टूबर में कितना हमको कम से कम मेंटेन करना चाहिए, वो है करीबन 205 लाख टन। तो करीबन 50 लाख टन अधिक मात्रा में हमारे पास गेहूं उपलब्ध है। और अगर हम इसका अनुमान लगाएं कि 1 अप्रैल 2024 को क्या स्थिति होगी हमारे स्टॉक की, गेहूं के स्टॉक्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि जितनी खपत होगी आने वाले 6 महीनों में और जितना हमारा स्टॉकिंग नॉर्म है 75 लाख टन का 1 अप्रैल को, उसको हम अगर निकाल दें तब भी हमारे पास करीबन 87 लाख टन का स्टॉक है, जो कि सरप्लस है ओवर एंड अबव कंजम्पशन एंड ओवर एंड अबव द स्टॉकिंग नॉर्म्स। तो 87 लाख टन हम कभी भी चाहें, अभी हम कर भी रहे हैं, आप जानते हैं, ओपन मार्केट सेल्स के जरिए हम मार्केट में जो उपभोक्ता हैं उनको सप्लाई करने के लिए ट्रेडर्स, होलसेलर्स के जरिए या प्रोसेस के जरिए हम इसको रिलीज कर सकते हैं। अभी भी हमने निर्णय लिया है कि प्रोसेसर्स के जरिए जो एंड यूजर्स हैं उनको हम सप्लाई करें। तो करीबन 16 लाख टन हम ऑलरेडी डिस्पोज कर चुके हैं, और आगे वाले दिनों में देखेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो और अग्रेसिवली हम ओएमएसएस कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट में गेहूं की अवेलेबिलिटी बढ़े और प्राइसेस नियंत्रण में रहे। ये आपने बहुत डिटेल में बताया। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने गेहूं और चीनी को लेकर बहुत डिटेल जानकारी दी, और इसलिए जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑथेंटिक सोर्स से ये जानकारी मिल पा रही है कि गेहूं की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और चीनी के मोर्चे पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अफवाहों के जरिए कोई खबर आप तक पहुंचती है तो उसके ऊपर यकीन ना करें। गेहूं और चीनी की सप्लाई पर्याप्त है। ये खुद हमारे साथ इस वक्त खाद्य सचिव जुड़े हुए हैं और वो आपको ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब गेहूं की सप्लाई पर्याप्त है तो चीनी के बारे में तो आपने बता दिया कि कुछ अफवाहों के जरिए दाम बढ़ाने की कोशिश की गई। गेहूं में क्या हुआ सर? गेहूं के दाम भी 4% बढ़े हैं करीब एक महीने में, और अगर स्टॉक पर्याप्त है तो गेहूं के दाम फिर क्यों बढ़े? तो वही बात है कि कई लोग इसमें आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके चलते आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले जून के महीने में हमने स्टॉक लिमिट्स भी लगाई थी, और एक्सपोर्ट तो पिछले 2022 में हमने एक्सपोर्ट्स को बैन भी किया हुआ है, वीट का एक्सपोर्ट्स।
और वीट स्टॉक लिमिट जो हमने लगाई थी जून के महीने में, उसमें हमने कहा था कि जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं या बिग चेन रिटेलर्स हैं, उनको 3,000 टन का स्टॉक लिमिट में हमने उनको तय की थी। तो 3 महीने उसके बाद हो चुके हैं, जून से अब सितंबर के महीने में हम हैं, और 6 महीने रहते हैं करीबन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के। तो ये जो प्राइस राइज को देखते हुए और ये देखते हुए कि 3 महीने निकल चुके हैं, 3,000 टन जो स्टॉक लिमिट हमने करी थी, तो उस कारण से हमने आज इस लिमिट में कुछ कमी की है, और 3,000 टन के बदले अब 2,000 टन की लिमिट रखी गई है गेहूं के स्टॉक को होल्ड करने के लिए होलसेलर, बिग चेन रिटेलर्स और ट्रेडर्स के पास। और हम उनको 1 महीने का समय दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अपना जो स्टॉक है वो 2,000 टन के अंदर लेके आएं। और अगर इसमें कोई हम देखते हैं कोई नेग्लिजेंस है या कोई इसमें इसको वायलेशन कर रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी जाकर भी जो गेहूं की आटे की मिलें हैं, वहां जाके भी चेक कर रहे हैं कि जो उनका स्टॉक है वो कितना है, जो वो एफसीआई से ले रहे हैं, और उसके अलावा जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स अपने पास स्टॉक बनाए रखे हैं, उसमें भी वो उसको लिमिट में मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसकी चेकिंग भी अभी चल रही है पूरे देश में। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत चर्चा है कि गेहूं की किल्लत हो गई है, सरकार इंपोर्ट भी अलाउ कर सकती है। तो इंपोर्ट शुरू करने या गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने, इसको लेकर के क्या कोई प्रपोजल है आप लोगों के पास? मैंने आपको बताया कि गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और हमारी कंजम्पशन के बाद और स्टॉकिंग नॉर्म्स के बाद भी 1 अप्रैल 2024 में 87 लाख टन सरप्लस है। तो जब हमारे पास सरप्लस गेहूं उपलब्ध है, तो अभी इंपोर्ट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इंपोर्ट का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये बात भी आपने बहुत क्लियर कर दी सर। अब एक सवाल मैं चावल पर पूछना चाहता हूं आपसे। चावल की डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या चावल की महंगाई पर भी अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? चावल के दाम करीबन 10% बढ़े हैं 1 साल में, और चावल को भी हम ओपन मार्केट सेल्स के जरिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम इसको रिलीज कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो चावल की विभिन्न क्वालिटीज रहती हैं, जो एफसीआई की क्वालिटी का चावल है, वो हम देख रहे हैं कि उसकी ज्यादा डिमांड नहीं हो रही है मार्केट में, और उसकी जो ऑफ टेक है वो कम है हमारी अपेक्षा के अनुसार। तो इसी के चलते जो नॉन बासमती चावल है और जो पारबॉइल्ड राइस है, उसमें कुछ प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं उसके निर्यात पर। तो पारबॉइल्ड राइस के ऊपर 20% की ड्यूटी लगाई गई है उसके एक्सपोर्ट्स पर, और नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगाया गया है, और बासमती पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसके चलते जो हमारी दाम में काफी निरंतर हमारी जो बढ़ोतरी हो रही थी चावल के दामों में, वो अब कुछ कम हुई है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों में ये दाम नियंत्रण में रहेंगे। और आप जानते हैं अगले महीने नई हार्वेस्ट के बाद नया चावल, नए सीजन का चावल भी आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि चावल में भी अब कोई ज्यादा बढ़ोतरी, चावल के दामों में अब कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि चावल के दाम में भी नहीं बढ़ने वाले हैं। एक सवाल सर आपसे ये है मेरा कि चावल के प्रोडक्शन को लेकर क्या इनपुट है आप लोगों के पास, क्योंकि अगस्त का महीना 122 सालों में सबसे ज्यादा खराब रहा है मानसून के लिहाज से। सितंबर में उम्मीद है नॉर्मल मानसून की, आईएमडी ने जताई है, लेकिन बहुत खास कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। तो धान की क्रॉप को लेकर, उत्पादन को लेकर क्या अपडेटेड इनपुट है सर आपके पास? हमारे जो मेन एरियाज हैं राइस के, वहां से जो खबर आ रही है कि क्रॉप अच्छी है। हरियाणा में आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी परमल वैरायटी आनी शुरू हो गई है मार्केट में, मंडियों में। और पहला एस्टिमेट जो होगा, पहला एडवांस एस्टिमेट कृषि मंत्रालय का, वो अक्टूबर के महीने में आएगा। तो उससे हमको ज्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी कि कितना प्रोडक्शन की उम्मीद है। लेकिन अभी जितनी जानकारी हमारे पास है, कोई ऐसा पैनिक की बात नहीं है, कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है कि स्टॉक्स या हमारी प्रोडक्शन इतनी कम हो जाएगी कि हमें कुछ चिंता करनी पड़े। तो कुछ मार्जिनल इधर उधर कुछ हो सकता है, बट ऑन द होल द क्रॉप इज वेरी गुड एंड द प्रोडक्शन इज आल्सो लाइक टू बी वेरी सेटिस्फैक्टरी। धान का प्रोडक्शन भी अच्छा है, आप कह रहे हैं कि उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। एडिबल ऑयल को लेकर के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हो सकता है, ये आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है, और जो हमारी खपत है उसका ऑलमोस्ट 70% हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को ड्यूटी इस वक्त थोड़ी बढ़ानी चाहिए।
इसको लेकर कुछ विचार चल रहा है सर, एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव का? इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। जो आपने बताया स्टॉक्स या इंपोर्ट्स की बात आपने कही, तो वो ठीक बात है। पिछले 2 महीने में हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य थे खाद्य तेलों के, उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई थी और उसके चलते हमारे जो एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने काफी मात्रा में इसका इंपोर्ट किया है और उसके चलते जो स्टॉक्स हैं आज खाद्य तेलों के हमारे देश में, वो करीबन 37 से 38 लाख टन हैं, जो कि इसी समय पिछले साल देखें तो करीबन 23 लाख टन थे। तो हमारे पास अब स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है और मेरी आशा है कि अगले कुछ महीनों में मूल्य जो है खाद्य तेलों के वो नियंत्रण में रहेंगे। आप करें एडिबल ऑयल के दाम भी नियंत्रण में रहेंगे, और आपने कहा कि होर्डर के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या एक्शन प्लान है सर होर्डिंग को लेकर? अगर कोई इनपुट आपके पास आता है कि हाँ जमाखोरी हो रही है किसी भी कमोडिटी की, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? उसमें जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें जो प्रावधान है सेक्शन 6 और 7 में, उसके अंतर्गत जो कोई जमाखोरी कर रहा हो या जो कोई होर्डिंग कर रहा हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और की भी जा रही है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा हमारे जितने ट्रेडर्स हैं पूरे देश में, कि होर्डिंग मत करें, क्योंकि इसके चलते ना केवल उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है, बट उन्हें भी इस केस के चलते आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीनी कंपनियों पर आपने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म करके दाम बढ़ाने की कोशिश हुई, आपने डिटेल मांगे हैं, कुछ डिटेल आए हैं सर आपके पास? और अगर आए हैं तो क्या है, उसमें क्या इनपुट है? आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया सर, चीनी कंपनियों को लेकर आपने कहा कि चीनी की कीमतें जिस तरह से बढ़ी, तो उसमें बेसिकली आपने कहा कि अफवाहों का मार्केट गर्म किया गया दाम बढ़ाने के लिए, और आपने चीनी मिलों से डिटेल भी मांगा है। तो क्या कुछ डिटेल आए हैं आपके पास, और अगर आए हैं तो क्या डिटेल आए हैं? डिटेल अभी आए हैं, हमने उनको टाइम दिया था, डिटेल अभी आ रहे हैं और डिटेल आने के बाद हम उसको कंपाइल करके भी देखेंगे। इसका जो कारण वही है जो आपने भी बताया कि अगस्त के महीने में बारिश कम हुई थी, उसके चलते ये बात हुई कि बहुत कम हमारी चीनी की प्रोडक्शन होगी इस बार और इसके चलते बहुत दिक्कत होगी, बहुत शॉर्टेजेस होंगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है देश में चीनी की, वो करीबन 380 से 400 लाख टन की रहती है। उसके बाद हम कुछ उसमें डाइवर्ट करते हैं एथेनॉल के लिए, जो कि करीबन आप 40 से 50 लाख टन की डाइवर्जन लगा लीजिए एथेनॉल के लिए। और हमारी देश की जो टोटल खपत है वो करीबन 275 लाख टन। तो जब हमारी प्रोडक्शन है 380 से 400 लाख टन और हमारी खपत है 275 से 280 लाख टन, तो कोई भी शॉर्टेज होने की संभावना ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए उससे स्पष्ट होना जाना चाहिए कि कोई खपत जितनी हमारी है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कोई दिक्कत आने वाले दिनों में संभावना नहीं है। कह रहे हैं कि चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त है, मतलब जितनी हमारी खपत है उसके मुकाबले चीनी का स्टॉक ज्यादा है। तो एक बात चीनी मिलों के जहन में भी घूम रहा है सर कि क्या ऐसे में कुछ एक्सपोर्ट का परमिशन मिलेगा? क्या इसके ऊपर कोई बातचीत अभी हो रही है, या इसका अभी कोई इरादा नहीं है शुगर एक्सपोर्ट का? अभी ये बहुत जल्दी है कहना कि शुगर के एक्सपोर्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी प्रोडक्शन अक्टूबर के महीने में हमको पूरा सटीक रूप से हम जान पाएंगे कितनी प्रोडक्शन हो रही है चीनी की, क्योंकि पता लगेगा शुगर केन प्रोडक्शन कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि शुगर प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अभी जो अनुमान आ रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ प्रोडक्शन कम होने की संभावना है। हम आशा करते हैं कि अन्य राज्यों यूपी में उसकी शॉर्टफॉल मेकअप हो पाए, लेकिन उसका पूरी जानकारी सही रूप से हम पा पाएंगे अक्टूबर के महीने में, और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा नवंबर या दिसंबर के महीने में कि कितनी एक्सपोर्ट्स अगर हम कर पाएंगे कि नहीं। सर, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, कि आपकी अनाज की महंगाई पर आपने एक्शन प्लान के बारे में बताया, तेल चीनी पर आपने बताया, कुछ और कमोडिटी हैं जिसके दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, उसमें मसालों का जिक्र भी बार बार होता है। जैसे आप देखिए जीरे के दाम बहुत बढ़ गए, टर्मरिक के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या वहां पर भी कुछ नजर है सर, या आपको लगता है कि चूंकि इसकी खपत बहुत कम मात्रा में इंडिविजुअल लेवल पे होती है तो लिहाजा वहां पर फोकस करने की जरूरत नहीं है? बाकी जो भी कमोडिटीज हैं, दालें हैं या स्पाइसेस हैं, मसाले हैं,
उस पर भी सरकार नजर बनाए हुए है और ठीक समय पे उचित कार्यवाही की हम हर हफ्ते इसका रिव्यू करते हैं और उस तो आप सुन रहे थे फूड सेक्रेटरी को। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चोपड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में महंगाई पर क्या नया एक्शन प्लान है सरकार का वो हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि सरकार की महंगाई पर पूरी नज़र है और सरकार एक्शन ले रही है, सरकार के पास पूरा इनपुट है, डेटा है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही कि त्योहारों के दौरान महंगाई को लेकर कोई खास चिंता नहीं रहेगी, अनाज के दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार के पास गेहूं का, चावल का पर्याप्त स्टॉक है, लिहाजा उस मोर्चे पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेल के दाम ऑलरेडी काबू में हैं। ये तमाम बातें जी बिजनेस पर उन्होंने बताई हैं एक्सक्लूसिव बातचीत में और डिटेल में कि महंगाई के ऊपर क्या एक्शन प्लान है। लेकिन दाल मसालों इसकी महंगाई पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं और प्रथमेश माल्या हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड पर। गोल्ड का मार्केट दबाव महसूस करता हुआ दिख रहा है, क्या ये दबाव गोल्ड के ऊपर अभी और बढ़ने वाला है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो $1910 का एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। और अगर हम देखें तो करीबन भाव जो है वो 58,500 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और प्रेशर यहाँ पे आ सकता है और $1900 तक एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 58,600 650 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 58,760 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 58,400 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में 100 से 150 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या है अनुज जी? देखिए, सिल्वर के अंदर भी हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा और अभी 71,000 के नीचे सिल्वर के भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। करीबन 71,200 के आसपास बिकवाली करें, 71,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 70,500 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम थोड़ा सा डाउन साइड में दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी सिल्वर में 300-400 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। माल्या जी, आपका व्यू सर क्रूड के ऊपर क्या है? क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में यहाँ पे सितंबर पाया था, मेरे ख्याल से ऊपर में 7,550 तक जाने की उम्मीद रख रही है। अगर आपको बाई करना है यहाँ पे 7410 पे बाई करने की सलाह रहेगी। 7340 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 7550 के लिए। ओके, ठीक है। और नेचुरल गैस में सर माल्या जी? नेचुरल गैस में 230 पे बाई करने की सलाह रहेगी, 224 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 242 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में कोई राय आपकी अनुज जी आज के लिए? देखिए, जिस तरीके से चाइना ने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला और उन्होंने देखा है कि एक सभी बेस मेटल में एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया। हम जैसा पहले भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बेस मेटल में अच्छा मोमेंटम रहेगा, तो अगेन हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सभी में खरीदारी का माहौल देखा जा सकता है। तो कॉपर में करीबन 735 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 729 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 745 तक हो सकता है। और अगर एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 200 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 206 207 तक देखा जा सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सभी में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। चतुर सिंह हैं हमारे साथ, पूछिए चतुर जी। नमस्कार नतुजय भाई। नमस्कार, पूछिए जी। मेरा सवाल ग्वार से लेकर, मैं जैसलमेर से हूँ। हाजिर ग्वार मेरे पास आगे महीने भर का व्यू कैसा है सर? क्रॉप जैसलमेर में पूरी नष्ट है। पूरी नष्ट है? जी 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 जी, जो ब्राणी बेल्ट है ना, बरसात आधारित। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, लगभग 50 दिन हो गए बारिश नहीं है सर। पूरी हाँ। मतलब फसल खराब, बीज भी वापस नहीं आएगा सर। ओहो, बहुत हाँ, दुखद है। तो ग्वार ये नीचे जा रहा सर, इसका क्या कारण है? मेरे पास पहले ग्वार हुआ था, सेम जगह पे बीजा हुआ था, 150 क्विंटल हुआ था। आज मुझे वहाँ पर 10-15 बोरी भी नहीं मिलेगी। ओहो, बहुत खराब हाल है। बिल्कुल जी, ऐसी ही जी। रिपोर्ट बाकी इलाकों से भी आ रही है, बरानी इलाकों से। तो अनुज जी, क्या लगता है ग्वार में आपको? देखिए, ग्वार अभी पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है और आज हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी भी देखी है। हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो एक बाउंस बैक जो है वो लोअर लेवल पर ग्वार में देखा जा सकता है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 6,400 एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। 6,400 ब्रेक करेगा तो फिर आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो आप कह रहे हैं कि आगे तेज़ी रहेगी, अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है तो आप कह रहे हैं कि आगे और दाम बढ़ सकते हैं। टर्मरिक में बहुत बड़ा एक्शन आज हमने देखा, 6% का ऊपरी सर्किट। क्या हो गया आज अनुज जी टर्मरिक में? के बाद हमने मोमेंटम आते हुए देखा है और हमने देखा कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक बाइंग एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई दी है। जहां हमने 16,000 के लेवल देखे थे, वहां से भाव अगेन 14,000 तक आ गए थे, तो वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आज जो मोमेंटम आया है इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी बढ़े, तो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा मोमेंटम है, खरीदारी भी देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये जो आज रैली आई, क्योंकि कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है, हमें लगता है कि ऊपर में अगेन प्राइस अब धीरे धीरे 15,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो मुझे लगता है कि कल भी ये ट्रेंड पॉसिबल है, पॉजिटिव रह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे कि इसमें आपको आगे क्या नज़र रखनी चाहिए। अगला सवाल है अमित का, नासिक से जुड़ रहे हैं, पूछिए अमित जी। सिल्वर में आज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैंने 76,000 एवरेज से सिल्वर माइक्रो के 4 लॉट बाय करके रखे। 76,000 से 4 लॉट सिल्वर माइक्रो आपने बाय किया है? बाय करके रखे। ठीक है। और अभी एवरेज करना है तो कहाँ पे करना चाहिए? बताइए माल्या जी। माल्या जी आप म्यूट पे अनम्यूट कर लें सर। हाँ 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 जी, आ रही है आवाज़, आप बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। 70,000 तक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और नीचे तक जाने की। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 70,000 अच्छा पेस बनने की उम्मीद रख सकता है। बट आपका एक्विजिशन पॉइंट काफी हायर पॉइंट पे, बेटर है कि आप एग्जिट कर ले। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। ओके, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, ये सुझाव, ये सलाह आपको दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी पर हम बात कर लेते हैं। अनुज जी, एग्री में मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि कल के लिए सबसे हॉट कमोडिटी आपको कौन सी लग रही है एग्री में, क्या कहेंगे आप? देखिए टर्मरिक ही लग रहा है, क्योंकि टर्मरिक में एक अच्छा मोमेंटम आया है, वॉल्यूम यहाँ पर आए हैं, तो टर्मरिक की मुझे लगता है कि नजर में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऊपर जल्दी ही 15,200 15,400 तक की रेंज में ये प्राइस जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है जी, ओके, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नज़र रखिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर पर नज़र रखते हैं। अच्छा, स्पेशली अगर कॉपर की बात करें माल्या जी, तो कॉपर में कोई पोजिशनल ट्रेड आपको दिख रहा है क्या अभी? चाइना का जो रिसेंट एक्शन है, आरआरआर कट 25 बेसिस पॉइंट के बाद मोमेंटम आने की और उम्मीद है। मेरे ख्याल से 740 जो है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा, यहाँ से 754 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से कॉपर में एक्यूमुलेट करना चाहिए अभी फिलहाल। 733 730 735 737 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें। 730 का स्टॉप लॉस लगाए ओवरऑल, और आपके ट्रेड में ऊपर में 744 और 752 देखने की उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। 2 लॉट गोल्ड के बाय किए 58,480 पे, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखो? अनुज जी से पूछना है। 58,480 पे 2 लॉट आपने बाय किए हैं सर। बताइए अनुज जी। देखिए ऊपर में 58,600 तक आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे 58,350 का रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर अनुज जी की तरफ से, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। कैस्टर पर अनुज जी क्या व्यू है आपका, कैस्टर में क्या किया जाए? देखिए कैस्टर में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है, हालांकि यहाँ पर भी हमने एक थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई देखी है। हमें लगता है कि मार्केट अभी एक रेंज में रहेगा, ऊपर में 6,400 और नीचे में करीबन 6,000 इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर लोअर लेवल पर आएगा तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जब तक 6,400 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लगता है कि एक मार्केट रेंज में रहेगा। 6,400 के ऊपर जाएगा तो ही एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, माल्या जी, एक सवाल मैं आपसे पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि बुलियन में अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो सोना बेहतर या चांदी? अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो चांदी में ज्यादा आपको उम्मीद ज्यादा इन कंपैरिजन टू गोल्ड। मेरे ख्याल से यहाँ से 76,000 वापस आने की उम्मीद कर सकते हैं। 70,000 बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो करेक्शन पॉसिबल है यहाँ से और मेरे ख्याल से 1,001 रुपए तक, बट वहाँ पे 70,000 पे आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट्स दिखाई देगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुज जी आपका भी शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।